मुंबई के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक पर, जहां वाहनों का रेला और लोगों की आवाजाही किसी अंतहीन सिलसिले की तरह चलती रहती थी, वहां एक चमकती हुई काली मेबैक कार धीरे से सड़क के किनारे आकर रुकी, जो हॉर्न के शोर और धुएं के गुबार के बीच बिल्कुल अलग ही लग रही थी। कार का दरवाजा खुला और 38 वर्षीय अंजलि शर्मा बाहर निकलीं, जो सदर्न लॉजिस्टिक्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी। अपने महंगे सूट और चेहरे पर एक सख्त पेशेवर गरिमा लिए अंजलि जो करने जा रही थी, उसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। वो सामने की शानदार ऊंची इमारत में जाने के बजाय सीधे एक पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ी, जहां एक छोटा सा भिखारी बच्चा दुबक कर बैठा था। वो राजू था, जो 10 साल का दुबला पतला और धूल से सना हुआ था, और उसने फटे पुराने बड़े कपड़े पहने हुए थे। उसके सामने एक प्लास्टिक की टोकनी थी, जिसमें कुछ सस्ते ऊनी कीचेन और ईयरबड्स के पैकेट रखे थे। एक संभ्रांत महिला को अपनी ओर आते देख राजू डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया, और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में घबराहट साफ दिखने लगी। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। वो अपने महंगे जूतों और कपड़ों की परवाह किए बिना उस गंदे फुटपाथ पर राजू के पास बैठ गईं। उन्होंने अपने बैग से 500 रुपए का नोट निकाला और धीरे से उस गंदी टोकरी में रख दिया, और बदले में कुछ रुपए की कीमत वाला एक टेढ़ा मेढ़ा भालू के आकार का कीचेन उठा लिया। राजू हकबका गया और बोला, मैम, मेरे पास इसके बदले वापस देने के लिए खुले पैसे नहीं हैं। अंजलि के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आई, जिसने उनके कठोर चेहरे को थोड़ा नरम कर दिया। उन्होंने कहा, बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। अंजलि वहां से तुरंत नहीं गई। उनकी नजरें उस बच्चे की आंखों पर टिक गई थीं, जो गहरी और अजीब तरह से उदास थीं। वो 10 साल की उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा दर्द समेटे हुए थीं, लेकिन जिस बात में अंजलि के दिल को झकझोर दिया, वो थी उन आंखों की परिचित झलक। वे आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उनके पति की थीं, जिनकी 5 साल पहले एक भीषण दुर्घटना में मौत हो गई थी। पिछले 1 महीने से अंजलि हर दिन अपने ड्राइवर से इसी रास्ते से जाने को कहती थी, ताकि वे कुछ सेकंड के लिए उन आंखों को देख सकें। ये उनके अकेलेपन और दुख के लिए किसी दवा की तरह था। उनके सहायकों ने कई बार उन्हें ऐसा करने से मना किया, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा और छवि के लिए ठीक नहीं था, लेकिन अंजलि ने सबकी अनसुनी कर दी। उन्हें उस बच्चे के साथ एक अदृश्य जुड़ाव महसूस होता था, जिसे तर्क से नहीं समझाया जा सकता था। लेकिन किस्मत हमेशा अनपेक्षित मोड़ लेती है। अगले दिन मुंबई की उमस भरी गर्मी और भी बढ़ गई थी, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। अंजलि की कार फिर से उसी जगह रुकी, लेकिन आज वो बरगद का पेड़ खाली था। न वो प्लास्टिक की टोकरी थी और ना ही वे उदास आंखें। वहां केवल धूल और बेरुखी से बजते हॉर्न थे। अंजलि वहीं सुन्न होकर खड़ी रह गईं। उनके मन में एक गहरी घबराहट भर गई। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। बच्चे के वहां होने का समय काफी बीत चुका था। उन्होंने 15 मिनट और फिर 30 मिनट इंतजार किया। उनके बैग में फोन लगातार बज रहा था। बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन अंजलि ने उसे बंद कर दिया। उन करोड़ों के सौदों का उस अनजान भिखारी बच्चे के गायब होने के सामने कोई मोल नहीं था। बेचैनी में उन्होंने पास की एक गन्ने का रस बेचने वाली महिला से पूछा। उस महिला ने दया भरी नजरों से अंजलि को देखा और बताया, आप राजू को ढूंढ रही हैं? बेचारों को कल कुछ गुंडों ने पीटा और वहां से भगा दिया। शायद वे उसकी जगह पर कब्जा करना चाहते थे। वो बच्चा जान बचाकर भागा। पता नहीं अब किस पुल के नीचे या किस कोने में छुपा होगा। अंजलि का दिल जैसे किसी ने भींच दिया हो। 10 साल का बच्चा इस क्रूर दुनिया का सामना कैसे करेगा? उनके मन में जो डर उठा, वो सिर्फ दया नहीं थी, बल्कि एक मां का पुराना घाव था जो फिर से हरा हो गया था। 9 साल पहले उनका अपना बेटा भी इसी तरह बिना किसी सुराग के गायब हो गया था। अतीत की परछाइयां वर्तमान पर हावी होने लगीं। उन्होंने तुरंत अपनी निजी सुरक्षा टीम के प्रमुख को फोन किया और कांपती आवाज में आदेश दिया, अभी के अभी उस बच्चे को ढूंढो, पूरे शहर छान मारो, पर वो मुझे चाहिए। उस पूरी दोपहर मुंबई की गलियों में लोगों ने एक संभ्रांत महिला को पागलों की तरह भटकते देखा। अंजलि एयर कंडीशन कमरे में बैठकर रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर सकती थी। वो खुद उन पुलों के नीचे
पार्कों में और झुग्गी बस्तियों में गईं जहां लावारिस बच्चे रहते थे। उनके फोन में राजू की दूर से ली गई एक तस्वीर थी जिसे वो हर किसी को दिखाकर पूछ रही थीं। हर ना के साथ उनकी निराशा बढ़ती जा रही थी। पैसा यहां बेकार साबित हो रहा था। वो पूरा कंटेनर डिपो खरीद सकती थी, लेकिन उस गुमनाम बच्चे की खबर नहीं। शाम ढलने लगी और शहर की रोशनी अंजलि के डर को और बढ़ाने लगी। उन्हें राजू की वो नजर याद आई। अगर उसे कुछ हो गया तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने फिर से कुछ कीमती खो दिया है। आखिरकार एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी। एक शोर शराबे वाले रात के बाजार में उन्होंने कुछ आवारा बच्चों को मोटी रकम देकर जानकारी जुटाई। एक गंदे से बच्चे ने पैसों को देखकर अंजलि के कान में फुसफुसाया, राजू, वो काला पानी बस्ती में है जो नदी के किनारे गहरे दलदल के पास है। वो एक अपंग बूढ़े के साथ रहता है जिसे हरी कहते हैं। सुना है वो बहुत खतरनाक है। काला पानी बस्ती नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो शहर का सबसे पिछड़ा इलाका था जहां गरीबी और अपराध का बोलबाला था। अंजलि बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ड्राइवर के साथ उस ओर चल पड़ी। उनकी लग्जरी कार उस कीचड़ भरी सड़क पर अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए अंजलि को पैदल चलना पड़ा। गंदे नालों की बदबू और चारों ओर बिखरा कचरा वहां का स्वागत कर रहा था। वहां की हर आवाज और हर चेहरा गरीबी और हताशा की कहानी कह रहा था। अंजलि के महंगे जूते कीचड़ में धंस रहे थे और उनका कीमती सूट उस माहौल में बिल्कुल बेमेल लग रहा था। वहां रहने वाले लोगों की संदिग्ध और डरावनी नजरें अंजलि पर टिकी थीं। कुछ लड़कों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन अंजलि के साथ आए 2 लंबे चौड़े अंगरक्षकों ने उन्हें पीछे हटा दिया। अंजलि का ध्यान केवल उस झोपड़ी की तरफ था जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ीं, अंधेरा और उमस बढ़ती गई। नदी के किनारे टीन की चादरों और प्लास्टिक के तिरपाल से बनी एक जर्जर झोपड़ी थी। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और उस पुराने पर्दे को हटाकर अंदर कदम रखा। अंदर केवल एक मिट्टी के तेल के दिए की हल्की रोशनी थी। वहां की सीलन और दवाओं की गंध ने अंजलि का दम घोट दिया। वहां एक तख्त पर एक बेहद कमजोर और बीमार आदमी लेटा हुआ था, जिसका एक पैर बुरी तरह से कटा हुआ और सूखा हुआ था। उसके पास राजू बैठा था, जो एक गीले कपड़े से उस आदमी का माथा पोंछ रहा था। उसके छोटे हाथ कितनी ममता से काम कर रहे थे, ये देख अंजलि दंग रह गई। राजू कह रहा था, पिताजी, थोड़ा और सह लीजिए, मैंने अभी कुछ दर्द की गोलियां मांगी हैं, इसे खाकर आप सो जाइए, दर्द कम हो जाएगा। राजू की आवाज में वो दर्द था जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। उस आदमी ने अपनी आंखें खोलीं और राजू के सिर पर हाथ फेरा। मैं ठीक हूं बेटा, मुझे माफ करना कि तुझे मेरी वजह से इतनी तकलीफ सहनी पड़ती है। उस पल अंजलि दरवाजे पर बुत बनकर खड़ी रह गई। उन्होंने उस फटी पुरानी झोपड़ी में पिता पुत्र का वो पवित्र रिश्ता देखा जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। उनके मन में हलचल मच गई। ये अपंग आदमी कौन है और राजू उसे पिता क्यों कह रहा है? तभी हरी को किसी के होने का एहसास हुआ। उसने घबराकर अपना लकड़ी का डंडा उठाया और राजू को अपने पीछे छुपा लिया, जैसे कोई परिंदा अपने बच्चे को शिकारी से बचाता है। आप कौन हैं? यहां क्या चाहती हैं? हरी की आवाज में नफरत और डर था। राजू ने हरी के पीछे से झांककर अंजलि को पहचान लिया और डरते हुए बोला, ये वही मैम हैं जो किचन खरीदती थीं। अंजलि एक कदम आगे बढ़ी। उनकी आवाज भावनाओं से भरी थी। मैं बस ये देखने आई। ठीक है, बच्चा ठीक है या नहीं? आज वो अपनी जगह पर नहीं था। चली जाइए यहां से, हमें आपकी खैरात नहीं चाहिए, हरी चिल्लाया। अंजलि पीछे हटने ही वाली थी कि तभी उनकी नजर राजू के गले में चमकती हुई एक चीज पर पड़ी। जब राजू हरी को सहारा देने के लिए झुका तो उसके फटे हुए कपड़े से वो लॉकेट बाहर निकल आया था। दिए की मध्यम रोशनी में वो चांदी का आधा चांद जैसा लॉकेट अंजलि की आंखों में बिजली की तरह कौंधा। अंजलि का दिल एक पल के लिए थम गया। वो उस लॉकेट को कभी नहीं भूल सकती थीं। ये वही विशेष उपहार था जो उन्होंने अपने बेटे के जन्म के 1 महीने बाद उसके लिए बनवाया था।
अंजलि एक सम्मोहित इंसान की तरह हरी के डंडे की परवाह किए बिना राजू की ओर लपकीं। उन्होंने हरी के कमजोर विरोध को दरकिनार कर राजू के गले से वो लॉकेट अपने हाथों में ले लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं जब उन्होंने उस ठंडी चांदी को पलटा। पीछे की तरफ छोटे अक्षरों में खुदा था, आर्यन 2015। अंजलि के आसपास की दुनिया जैसे बिखर गई। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आर्यन उनका बेटा, जिसे वो 9 साल से ढूंढ रही थी, जिसे पुलिस ने मृत मान लिया था, वो आज एक भिखारी के रूप में उनके सामने खड़ा था। अंजलि की आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। वो उसी गीली जमीन पर गिर पड़ी और उस लॉकेट को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो फिर से गायब हो जाएगा। वो सिसकते हुए चिल्लाई, आर्यन, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां हूं। राजू उस अजनबी महिला के इस व्यवहार से बुरी तरह डर गया और रोते हुए हरी की ओर भागा। पिताजी, मुझे बचाओ। हरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता चल गया कि जिस राज को उसने 9 साल से छुपा कर रखा था, जिसके लिए उसने अपना पैर गंवाया था, वो आज सबके सामने आ गया है। खोने के डर ने उसे पागल कर दिया। उसने अपना डंडा अंजलि की ओर घुमाया और चिल्लाया, छोड़ दो इसे, दूर रहो मेरे बेटे से। दोबारा उसे मुझसे छीनने की हिम्मत मत करना। डंडे की चोट अंजलि के कंधे पर लगी, लेकिन उन्हें वो दर्द महसूस नहीं हुआ। उनके मन में बस एक ही सवाल था कि ये सब कैसे हुआ। 9 साल तक उन्हें अपने बेटे से दूर किसने रखा? अंगरक्षक तुरंत अंदर आए और उन्होंने हरी को पकड़कर नीचे दबा दिया। राजू फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता को बचाने के लिए उन गार्ड्स के हाथों पर काटने लगा। अंजलि उठी। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल छलनी था। उनका अपना बेटा उन्हें एक दुश्मन की तरह देख रहा था। उन्हें पता था कि ये रात उनके जीवन की सबसे लंबी और सबसे कठिन रात होने वाली है। सच का दरवाजा खुल चुका था, लेकिन उसके पीछे क्या छिपा था, ये देखना अभी बाकी था। अंजलि ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश की और गार्ड्स को इशारा किया, इसे छोड़ दो, रुको। गार्ड्स पीछे हटे और हरी ने तुरंत राजू को अपनी बाहों में समेट लिया। अंजलि ने धीमी और नरम आवाज में कहा, मैं आप दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन देखिए आपकी हालत क्या है, और ये बच्चा इस गंदगी में रहने के लिए नहीं बना है। मेरे साथ चलिए, मैं आपका इलाज करवाऊंगी, और मैं वादा करती हूं कि जब तक सब साफ नहीं हो जाता, मैं राजू को आपसे अलग नहीं करूंगी। शायद अंजलि की आंखों की सच्चाई या हरी की अपनी मजबूरी, उसने एक पल के लिए सोचा और फिर भारी मन से हामी भर दी। 2 घंटे बाद वे उस झुग्गी से निकलकर अंजलि के निजी अस्पताल के वीआईपी वार्ड में थे। वहां राजू हरी का हाथ पकड़े बैठा था। दूसरे कमरे में अंजलि डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। जब डॉक्टर ने आकर फाइल दी तो अंजलि के हाथ कांप रहे थे। रिपोर्ट कह रही थी, आर्यन और अंजलि शर्मा 99। 9% मैच। अंजलि को लगा जैसे वो दोबारा जी उठी हों। उनका बेटा जिंदा था, लेकिन अब उन्हें उन सवालों के जवाब चाहिए थे कि उनका बेटा इस हालत में यहां कैसे पहुंचा। वो हरी के कमरे में गईं, जो अब शांत था। हरी ने कहा, जिस दिन आपने लॉकेट देखा, मुझे पता था ये दिन आएगा। मैं कोई किडनैपर नहीं हूं, मैंने उसे बचाया था। अंजलि हैरान रह गई। हरी ने बताना शुरू किया कि 9 साल पहले एक तूफानी रात को उसने एक काले रंग की कार से एक आदमी को एक बोरी नदी में फेंकते देखा था। उसने जब बोरी से बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वो अपनी जान पर खेलकर नदी में कूद गया। उसने बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और बुरी तरह पीटा। उन्होंने उसका पैर तोड़ दिया और धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को बताया तो वे उसे और बच्चे दोनों को मार देंगे। हरी डर गया और वो उस बच्चे को लेकर गायब हो गया और उसका नाम राजू रख दिया। अंजलि की नफरत अब कृतज्ञता में बदल गई थी। इस आदमी ने अपने भविष्य और अपने पैरों की कुर्बानी देकर उनके बेटे की जान बचाई थी। लेकिन जब हरी ने मास्टरमाइंड का नाम बताया तो अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। हरी ने कहा, मैंने उस आदमी को टीवी पर आपके साथ देखा है, वो आपके पति का भाई करण है। अंजलि को लगा जैसे उनके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो करण जिसे वो अपना मानती थी, वही उनके पति का हत्यारा और उनके बेटे का अपहरण करता था। करण नाम अंजलि के कानों में बिजली की तरह कौंधा, जो उसके पति का सगा छोटा भाई था
और जिसे उसका बेटा आर्यन बचपन में प्यार से चाचू कहता था। वो आदमी जिसने आर्यन के लापता होने पर सबसे ज्यादा दुख होने का दिखावा किया था और अंजलि के साथ मिलकर उसे ढूंढने का नाटक किया था। वही असली शैतान निकला। झटके अभी खत्म नहीं हुए थे। हरी ने एक गहरी सांस ली और वो राज भी खोल दिया जिसे उसने अब तक अपने दिल में दफन रखा था। उसने बताया कि 5 साल पहले पुणे के पास जो कार दुर्घटना हुई थी जिसमें अंजलि के पति की मौत हो गई थी, वो कोई हादसा नहीं था। हरी उस समय वहीं पास में था और उसने उसी निशान वाले गुंडे विक्रम को अंजलि के पति की कार के नीचे घुसकर ब्रेक काटते हुए अपनी आंखों से देखा था। वो डरपोक था और उस समय चुप रहा। जिसकी आत्मग्लानि उसे आज भी सता रही थी। अंजलि की दुनिया घूम गई। उसका पति मरा नहीं था, बल्कि उसकी हत्या की गई थी और उसके बेटे को मारने की कोशिश भी उन्हीं अपनों ने की थी जिन्हें वो परिवार समझती थी। गुस्से से पागल होकर अंजलि ने पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन तभी उनके कानूनी सलाहकार वकील मेहरा ने उन्हें रोक दिया। मेहरा ने समझाया कि एक अपंग ड्राइवर की गवाही करण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ टिक नहीं पाएगी और करण सबूत मिटाकर हरी और राजू की जान भी ले सकता है। अंजलि को समझ आ गया कि अब उसे एक कमजोर विधवा नहीं बल्कि एक चतुर शिकारी बनना होगा। उन्होंने हरी के सामने घुटने टेक दिए और एक मां के रूप में उन्हें अपनी जान बचाने और बेटे को पालने के लिए धन्यवाद दिया। उसी रात उन्होंने हरी और राजू को शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने गुप्त मैंगो ऑर्चर्ड विला में भेज दिया, जो सुरक्षा की दृष्टि से एक अभेद्य किले जैसा था। वहां अंजलि ने राजू का जीतने के लिए अपनी व्यापारिक गरिमा छोड़ दी और रसोई में हरी से राजू की पसंद का खाना बनाना सीखने लगी। धीरे धीरे राजू का डर कम होने लगा और उसने अंजलि को परी मैम कहना शुरू कर दिया। बाहर की दुनिया में अंजलि ने एक खतरनाक नाटक शुरू किया जिसे डेथ वारंट नाम दिया गया। उन्होंने खुद को लाइलाज दिमागी कैंसर से पीड़ित घोषित कर दिया। कंपनी की मीटिंग्स में वो बेहोश होने का और खून की उल्टी करने का नाटक करती थीं, ताकि करण को लगे कि वो अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। करण और उसकी पत्नी लीला खुश थे। हालांकि लीला ने शक के आधार पर अंजलि के पीछे जासूस लगा रखे थे, लेकिन अंजलि के बेहतरीन अभिनय ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि संपत्ति अब उनके हाथ में आने वाली है। जब अंजलि इलाज के लिए गायब थीं, करण ने कंपनी से वफादार कर्मचारियों को निकालकर अपने गुंडों को भर लिया और पैसा बाहर भेजना शुरू कर दिया। ये नहीं जानते हुए कि अंजलि ने हर कोने में जासूसी कैमरे और सॉफ्टवेयर लगा रखे थे। इसी बीच गुप्त विला में राजू हरी का जन्मदिन मनाने के लिए सुरक्षा घेरा तोड़कर बाहर दुकान पर चॉकलेट केक लेने गया, जहां विक्रम ने उसे देख लिया। विक्रम ने बच्चे की गर्दन पर वही जन्म चिन्ह देखा और पहचान लिया कि आर्यन जिंदा है। करण और लीला डर गए कि अगर आर्यन सामने आया तो उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने रात में ही उस विला को पेट्रोल डालकर जलाने का आदेश दे दिया। रात को जब हरी और राजू सो रहे थे, विक्रम ने पूरे घर में आग लगा दी। हरी जाग गया और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना राजू को गीले कंबल में लपेटा और आग की लपटों के बीच से उसे लेकर बाहर निकलने की कोशिश की। सीढ़ियां जल चुकी थीं। हरी की पीठ पर जलती हुई लकड़ी भी गिरी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया, लेकिन वो नहीं रुका। उसने बाथरूम की खिड़की से पाइप के सहारे राजू को नीचे उतारा और खुद भी नीचे कूद गया, जिससे उसका पैर फिर से टूट गया। जैसे ही विक्रम राजू को मारने के लिए आगे बढ़ा, अंजलि की विशेष सुरक्षा टीम वहां पहुंच गई और गुंडों को पकड़ लिया। अंजलि ने इस घटना को मीडिया से छुपा कर रखा ताकि करण को लगे कि राजू मर चुका है और वो चैन की नींद सो सके। अगले दिन भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां करण और लीला सत्ता संभालने के लिए तैयार थे। अंजलि व्हीलचेयर पर एक असहाय मरीज के रूप मैं आई, लेकिन जब साइन करने का समय आया तो उन्होंने पेन फेंक दिया और व्हीलचेयर से उठकर करण के सामने खड़ी हो गईं। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि नाटक खत्म हो गया है और बड़ी स्क्रीन पर करण के अपराधों का वीडियो चला दिया, जो हरी ने सालों पहले रिकॉर्ड किया था। विक्रम ने भी सबके सामने करण के खिलाफ गवाही दे दी। करण और लीला को गिरफ्तार कर लिया गया और अंजलि ने लीला को एक जोरदार थप्पड़ जड़कर
अपने 9 साल के दर्द का हिसाब पूरा किया। अंत में राजू ने अंजलि को मां पुकारा और उससे वादा लिया कि वो हरी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अंजलि ने हरी का सिंगापुर में इलाज कराया, जिससे वो फिर से चलने के काबिल हो गए और उन्होंने हरी को अपने परिवार का अटूट हिस्सा बना लिया। नदी के किनारे बैठे हुए अंजलि ने महसूस किया कि कर्म का चक्र पूरा हुआ। उन्होंने राजू की मदद की थी, लेकिन अंत में राजू ने ही उनकी जिंदगी को नया मकसद और खुशी दी थी। मुंबई के सबसे व्यस्त और हलचल भरे चौराहों में से एक पर, जहां वाहनों का रेला और लोगों की आवाजाही किसी अंतहीन सिलसिले की तरह चलती रहती है, वहां एक चमकती हुई काली मेबैक कार धीरे से सड़क के किनारे आकर रुकी, जो हॉर्न के शोर और धुएं के गुबार के बीच बिल्कुल अलग ही लग रही थी। कार का दरवाजा खुला और अंजलि शर्मा बाहर निकली। 38 वर्षीय अंजलि, जो सदन लॉजिस्टिक्स समूह की चेयरपर्सन थीं, अपने महंगे सूट और चेहरे पर एक सख्त पेशेवर गरिमा लिए अंजलि जो करने जा रही थी, उसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। वो सामने की शानदार ऊंची इमारत में जाने के बजाय सीधे एक पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ी, जहां एक छोटा सा भिखारी बच्चा दुबक कर बैठा था। वो राजू था। 10 साल का वो बच्चा दुबला पतला और धूल से सना हुआ था और उसने फटे पुराने बड़े कपड़े पहने हुए थे। उसके सामने एक प्लास्टिक की टोकरी थी, जिसमें कुछ सस्ते ऊनी की चेन और ईयरबड्स के पैकेट रखे थे। एक संभ्रांत महिला को अपनी ओर आते देख राजू डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में घबराहट साफ दिखने लगी। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। वो अपने महंगे जूतों और कपड़ों की परवाह किए बिना उस गंदे फुटपाथ पर राजू के पास बैठ गईं। उन्होंने अपने बैग से 500 रुपए का नोट निकाला और धीरे से उस गंदी टोकरी में रख दिया और बदले में कुछ रुपए की कीमत वाला एक टेढ़ा मेढ़ा भालू के आकार का कीचेन उठा लिया। मैम, मेरे पास इसके बदले वापस देने के लिए खुले पैसे नहीं हैं। अंजलि के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आई, जिसने उनके कठोर चेहरे को थोड़ा नरम कर दिया। बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। अंजलि वहां से तुरंत नहीं गई। उनकी नजरें उस बच्चे की आंखों पर टिक गई थीं। वे आंखें गहरी और अजीब तरह से उदास थीं, जो 10 साल की उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा दर्द समेटे हुए थीं। लेकिन जिस बात ने अंजलि के दिल को झकझोर दिया, वो थी उन आंखों की परिचित झलक। वे आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उनके पति की थीं, जिनकी 5 साल पहले एक भीषण दुर्घटना में मौत हो गई थी। पिछले 1 महीने से अंजलि हर दिन अपने ड्राइवर से इसी रास्ते से जाने को कहती थीं, ताकि वे कुछ सेकंड के लिए उन आंखों को देख सकें। ये उनके अकेलेपन और दुख के लिए किसी दवा की तरह था, जो उनके आलीशान लेकिन ठंडे बंगले के सन्नाटे को थोड़ा कम कर देता था। उनके सहायकों ने कई बार उन्हें ऐसा करने से मना किया, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा और छवि के लिए ठीक नहीं था। लेकिन अंजलि ने सबकी अनसुनी कर दी। उन्हें उस बच्चे के साथ एक अदृश्य जुड़ाव महसूस होता था, जिसे तर्क से नहीं समझाया जा सकता था। लेकिन किस्मत हमेशा अनपेक्षित मोड़ लेती है। अगले दिन मुंबई की उमस भरी गर्मी और भी बढ़ गई थी, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। अंजलि की कार फिर से उसी जगह रुकी। वो बाहर निकली, पैसे हाथ में थे, लेकिन वो कोना आज खाली था। वहां केवल धूल और बेरुखी से बजते हॉर्न थे। अंजलि वहीं सुन्न होकर खड़ी रह गई। उनके मन में गहरी घबराहट भर गई। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। बच्चे के वहां होने का समय काफी बीत चुका था और उन्होंने 30 मिनट तक इंतजार किया। उनके बैग में फोन लगातार बज रहा था, क्योंकि बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली थी। लेकिन अंजलि ने उसे बंद कर दिया, क्योंकि उन करोड़ों के सौदों का उस अनजान भिखारी बच्चे के गायब होने के सामने कोई मोल नहीं था। बेचैनी में उन्होंने पास की एक गन्ने का रस बेचने वाली महिला से पूछा। उस महिला ने दया भरी नजरों से अंजलि को देखा और बताया कि कल राजू को कुछ गुंडों ने पीटा और वहां से भगा दिया। शायद वे उसकी जगह पर कब्जा करना चाहते थे। वो बच्चा जान बचाकर भागा और पता नहीं अब किस पुल के नीचे या किस कोने में छुपा होगा। अंजलि का दिल जैसे किसी ने भींच दिया हो। 10 साल का बच्चा इस क्रूर दुनिया का सामना कैसे करेगा? उनके मन में जो डर उठा,
वो सिर्फ दया नहीं थी, बल्कि एक माँ का पुराना घाव था जो फिर से हरा हो गया था, क्योंकि 9 साल पहले उनका अपना बेटा भी इसी तरह बिना किसी सुराग के गायब हो गया था। उन्होंने तुरंत अपनी निजी सुरक्षा टीम को फोन किया और कांपती आवाज में आदेश दिया कि उस बच्चे को अभी ढूंढो। पूरे शहर छान मारो, पर वो मुझे चाहिए। उस पूरी दोपहर मुंबई की गलियों में अंजलि पागलों की तरह भटकती रहीं। वो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर सकती थी। वो खुद उन पुलों के नीचे और झुग्गी बस्तियों में गईं जहां लावारिस बच्चे रहते थे। उनके फोन में राजू की एक तस्वीर थी जिसे वो हर किसी को दिखाकर पूछ रही थी। हर ना के साथ उनकी निराशा बढ़ती जा रही थी और पैसा यहां बेकार साबित हो रहा था। शाम ढलने लगी और शहर की रोशनी अंजलि के डर को और बढ़ाने लगी। उन्हें राजू की वो नज़र याद आई और लगा कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो फिर से कुछ कीमती खो देंगी। आखिरकार एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी जब एक रात के बाजार में उन्होंने कुछ आवारा बच्चों को मोटी रकम देकर जानकारी जुटाई। एक गंदे से बच्चे ने पैसों को देखकर बताया कि राजू काला पानी बस्ती में है, जो नदी के किनारे है और वो एक अपंग बूढ़े के साथ रहता है। काला पानी बस्ती शहर का सबसे पिछड़ा और खतरनाक इलाका था, जहां गरीबी और अपराध का बोलबाला था। अंजलि बिना किसी हिचकिचाहट के उस ओर चल पड़ी। उनकी कार उस कीचड़ भरी सड़क पर अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए अंजलि को पैदल चलना पड़ा, जहां गंदे नालों की बदबू और कचरा चारों ओर था। अंजलि के महंगे जूते कीचड़ में धंस रहे थे और उनका कीमती सूट उस माहौल में बिल्कुल बेमेल लग रहा था। वहां के गुंडों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन अंजलि के साथ आए अंगरक्षकों ने उन्हें डराकर पीछे हटा दिया। अंजलि का ध्यान केवल उस झोपड़ी की तरफ था जहां राजू रहता था। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ी, अंधेरा और उमस बढ़ती गई। नदी के किनारे टीन की चादरों और प्लास्टिक के तिरपाल से बनी एक जर्जर झोपड़ी थी। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर केवल एक दिए की हल्की रोशनी थी और सीलन और दवाओं की गंध ने अंजलि का दम घोंट दिया। वहां एक तख्त पर एक कमजोर आदमी लेटा हुआ था, जिसका एक पैर बुरी तरह से सूखा हुआ और विकृत था। उसके पास राजू बैठा था, जो एक गीले कपड़े से उस आदमी का माथा पोंछ रहा था। राजू कह रहा था, पिताजी थोड़ा और सह लीजिए, मैंने दवाएं मांगी हैं। इसे खाकर आप सो जाइए, दर्द कम हो जाएगा। राजू की आवाज में वो दर्द था जिसे सुनकर अंजलि दरवाजे पर बुत बनकर खड़ी रह गई। वो सोचने लगी कि ये अपंग आदमी कौन है और राजू उसे पिता क्यों कह रहा है। तभी हरी को किसी के होने का एहसास हुआ। उसने घबराकर अपना लकड़ी का डंडा उठाया और राजू को अपने पीछे छुपा लिया। आप कौन हैं? यहाँ क्या चाहती हैं? हरी की आवाज में नफरत थी। राजू ने अंजलि को पहचान लिया और डरते हुए बोला, ये वही मैम है जो कीचेन खरीदती थी। अंजलि की आवाज भावनाओं से भारी थी। मैं बस ये देखने आई थी कि बच्चा ठीक है या नहीं। चली जाइए यहां से। हमें आपकी खैरात नहीं चाहिए, हरी चिल्लाया। अंजलि पीछे हटने ही वाली थी कि तभी उनकी नजर राजू के गले में चमकती हुई एक चीज पर पड़ी। जब राजू झुका तो उसके फटे हुए कपड़े से वो लॉकेट बाहर निकल आया था। दिए की रोशनी में वो चांदी का लॉकेट अंजलि की आंखों में बिजली की तरह कौंधा। अंजलि का दिल एक पल के लिए थम गया, क्योंकि वो उस लॉकेट को कभी नहीं भूल सकती थी। ये वही विशेष उपहार था जो उन्होंने अपने बेटे के लिए बनवाया था। अंजलि राजू की ओर लपकी और हरी के विरोध को दरकिनार कर राजू के गले से वो लॉकेट अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने उस चांदी को पलटा तो पीछे की तरफ छोटे अक्षरों में खुदा था, आर्यन 2015। अंजलि के आसपास की दुनिया जैसे बिखर गई। उनका बेटा आर्यन, जिसे वो 9 साल से ढूंढ रही थीं, वो आज एक भिखारी के रूप में उनके सामने खड़ा था। अंजलि की आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया और वो उसी जमीन पर गिर पड़ी। वो सिसकते हुए चिल्लाईं, आर्यन, मैं तुम्हारी मां हूं। राजू डर गया और रोते हुए हरी की ओर भागा। पिताजी, मुझे बचाओ। हरी का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि जिस राज को उसने 9 साल से छुपा कर रखा था वो आज सबके सामने आ गया है।
खोने के डर ने उसे पागल कर दिया और उसने अपना डंडा अंजलि की ओर घुमाया। छोड़ दो इसे। मेरे बेटे को मुझसे छीनने की हिम्मत मत करना। डंडे की चोट अंजलि को लगी, लेकिन उन्हें वो दर्द महसूस नहीं हुआ। वो बस अपने बेटे को देख रही थी, जिसे वो खो चुकी मान चुकी थी। अंगरक्षक तुरंत अंदर आए और उन्होंने हरी को पकड़ लिया। राजू फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता को बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। अंजलि उठी। उनका दिल छलनी था, क्योंकि उनका अपना बेटा उन्हें एक दुश्मन की तरह देख रहा था। अंजलि ने गार्ड्स को इशारा किया कि इसे छोड़ दो और हरी से कहा, मैं राजू को आपसे अलग नहीं करूंगी, बस मेरे साथ चलिए। हरी ने राजू की सुरक्षा के लिए आखिरकार हामी भर दी। 2 घंटे बाद काला पानी बस्ती की वो घुटन भरी और बदबूदार हवा पीछे छूट चुकी थी और उसकी जगह अंजलि के परिवार के स्वामित्व वाले निजी अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल के साफ और आधुनिक वातावरण ने ले ली थी। उन 2 विशालकाय अंगरक्षकों ने अपनी पेशेवर फुर्ती से हरी को काबू में कर लिया और उसे उस टूटे फूटे लकड़ी के तख्त पर मजबूती से दबा दिया। उस अपंग व्यक्ति के दुबले पतले हाथ पीछे की ओर मरोड़ दिए गए थे, लेकिन वह फिर भी अपना सिर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में अंजलि के लिए गहरी नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। पास ही राजू फूट फूट कर रो रहा था। उसकी चीखों ने उस गरीब बस्ती की सन्नाटे भरी रात को चीर कर रख दिया था। वो बच्चा उन लंबे चौड़े आदमियों से बिल्कुल नहीं डरा। वो अपने पिता हरी को बचाने के लिए उन गार्ड्स पर हमला करने लगा, यहां तक कि उसने एक अंगरक्षक के हाथ पर जोर से काट लिया। छोड़ दो मेरे पिताजी को, तुम सब बहुत बुरे हो। यहां से चले जाओ। अंजलि ये सब देखकर सुन रह गई। उसके अपने बेटे की हर चीख उसके दिल को छलनी कर रही थी। वो बच्चा जिसे उसने जन्म दिया था, जिसे उसने 9 साल तक पागलों की तरह ढूंढा, आज उसे एक दुश्मन की तरह देख रहा था। अंगरक्षक के हाथ से खून निकल रहा था। लेकिन अंजलि के मन का घाव उससे कहीं ज्यादा गहरा और दर्दनाक था। उसे एक कड़वा सच समझ आया कि खून का रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन 9 साल की जुदाई और हरी के प्यार ने उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। अगर वो अभी जबरदस्ती राजू को ले जाती तो वो हमेशा के लिए अपने बेटे का विश्वास खो देती। अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए अंजलि ने इशारा किया और कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, रुक जाओ, इसे छोड़ दो। अंगरक्षकों ने हरी को मुक्त किया और हरी दर्द की परवाह किए बिना तुरंत उठा। उसने फौरन राजू को गले लगा लिया और उसे अपने पीछे छुपा लिया। उसकी सांसें तेज थीं और वो अब भी डरा हुआ था। अंजलि एक कदम पीछे हटी और अपनी आवाज को जितना हो सके उतना विनम्र बनाया। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आप दोनों को चोट पहुंचाना नहीं था, लेकिन आपके पैर से खून बह रहा है और राजू एक बेहतर जिंदगी का हकदार है। हरी खामोश रहा। केवल उसकी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। अंजलि जानती थी कि उसे हरी के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखना होगा जिसे वो ठुकरा ना सके। उसने राजू के लिए प्यार का वास्ता देते हुए कहा, मेरे साथ चलिए, मैं आपका बेहतरीन अस्पताल में इलाज करवाऊंगी। मैं वादा करती हूं कि जब तक सच सामने नहीं आता। मैं राजू को आपसे अलग नहीं करूंगी। मैं बस एक बार पुष्टि करना चाहती हूं। अंजलि की आंखों की सच्चाई और अपने पिता के जख्मों को देखकर राजू भी घबराया हुआ था, जिससे हरी का मन बदल गया। उसने एक पल के लिए राजू को देखा और फिर अंजलि की ओर देखकर धीरे से सिर हिला दिया। 2 घंटे बाद वे कालापानी बस्ती की गंदगी से दूर अंजलि के निजी अस्पताल के वीआईपी वार्ड में पहुंच चुके थे। डॉक्टरों ने हरी के जख्मों का इलाज शुरू किया। राजू अपने पिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो एक सोफे पर दुबक कर बैठ गया और हरी का हाथ कसकर पकड़े रहा। दूसरे कमरे में अंजलि सोफे पर स्थिर बैठी थी। उनके हाथ डर के मारे कांप रहे थे। समय मानो थम सा गया था। वो डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। हालांकि उनका मन और वो लॉकेट सब कुछ बयान कर चुके थे। फिर भी उन्हें एक कानूनी सबूत चाहिए था कि राजू ही आर्यन है। तभी अस्पताल के मुख्य डॉक्टर, जो परिवार के पुराने मित्र थे, गंभीर चेहरे के साथ कमरे में आए। उन्होंने बिना कुछ कहे रिपोर्ट अंजलि के सामने मेज पर रख दी। अंजलि ने कांपते हाथों से रिपोर्ट उठाई। अक्षर उनकी आंखों के सामने नाच रहे थे
उन्होंने खुद को संभाला और आखिरी पंक्ति को पढ़ा। आर्यन और अंजलि शर्मा, जैविक रिश्ता 99। 9%। अंजलि की दुनिया एक ही पल में बिखरकर फिर से जुड़ गई। उनके सिसकने की आवाज कमरे में गूंज उठी। ये सपना नहीं था, उनका बेटा जिंदा था। वही भिखारी बच्चा आज सदन लॉजिस्टिक्स का उत्तराधिकारी साबित हो चुका था। वो बच्चा जिसे उन्होंने मरा हुआ मान लिया था। वो उनकी अपनी संतान थी। खुशी और दुख के इस संगम ने उन्हें फर्श पर गिरने को मजबूर कर दिया। उनके आंसुओं से रिपोर्ट भी भीग गई थी। लेकिन अंजलि को जल्द ही अपनी व्यावसायिक कठोरता वापस लानी पड़ी। अब कमजोर होने का समय नहीं था। उन्हें पिछले 9 सालों के सच का पता लगाना था। वो जानना चाहती थीं कि उनका बेटा एक गरीब ड्राइवर के पास कैसे पहुंचा। वो हरी के कमरे में गईं, जहां हरी उसे देखकर फिर से डर गया। लेकिन इस बार हरी के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि हार मान लेने वाले इंसान की बेबसी थी। राजू हरी की गोद में सो चुका था। अंजलि ने सामने बैठकर रिपोर्ट मेज पर रख दी। सन्नाटे में उस कागज की आवाज भी भारी लग रही थी। अंजलि ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पता है इस पर क्या लिखा है? हरी ने रिपोर्ट की ओर देखा और सिर झुकाकर कहा, जब आपने वो लॉकेट देखा था तभी मैं जान गया था कि ये दिन आएगा। पर इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। अंजलि ने कड़क कर पूछा, क्यों? तुमने मेरे बेटे का अपहरण क्यों किया? क्या तुम्हें पैसे चाहिए थे या हमारी परिवार से कोई दुश्मनी थी? 9 साल तक तुमने उसे इस हाल में क्यों रखा? हरी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द था। वो कड़वाहट से हंसा और बोला, अपहरण? क्या आपको लगता है कि मुझ जैसा मामूली इंसान एक अरबपति के बेटे का अपहरण करने की हिम्मत कर सकता है? मैंने उसे अगवा नहीं किया, बल्कि उसकी जान बचाई थी। अंजलि दंग रह गई। हरी ने 9 साल पुरानी उस खौफनाक रात की कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज थरथरा रही थी। उस रात बहुत भारी बारिश हो रही थी। मैं देर रात काम से घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी। तभी मैंने पुल के पास एक शानदार काली कार खड़ी देखी। मैंने देखा कि एक आदमी कार से बाहर निकला। उसके हाथ में एक बोरी थी। उसने इधर उधर देखा और उस बोरी को नदी की तेज धारा में फेंक दिया। अंजलि की पकड़ कुर्सी पर मजबूत हो गई। मुझे लगा कि शायद कचरा या कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही वो पानी में गिरी, मुझे बच्चे के रोने की आवाज आई। वो चीख एक पल के लिए आई और फिर डूब गई। मैंने कुछ नहीं सोचा और सीधे नदी में छलांग लगा दी। पानी बहुत ठंडा था। मैंने बहुत मुश्किल से उस बोरी को किनारे पे निकाला। जब मैंने उसे खोला तो अंदर एक नन्हा बच्चा था जो लगभग मर चुका था। अंजलि ने अपना मुंह ढक लिया। उनकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैंने बच्चे को प्राथमिक उपचार दिया। वो पानी उगलने लगा और रोने लगा। मैं उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाने ही वाला था कि तभी एक दूसरी गाड़ी ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसमें से 3-4 गुंडे उतरे। उन्होंने मुझ पर लोहे की रॉड से हमला करना शुरू कर दिया। हरी ने अपने उस खराब पैर को छुआ और खौफ में बोला, उनका नेता, जिसकी भौं पर एक बड़ा निशान था, उसने मेरे पैर पर रॉड मारी। मुझे अपनी हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने मेरे गले पर रॉड रखी और धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे और उस बच्चे दोनों को मार डालेगा। अंजलि को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। मैं एक गरीब आदमी था, मैं उनसे नहीं लड़ सकता था। इसलिए मैं उस बच्चे को लेकर भाग गया और उसका नाम राजू रख दिया। अंजलि की आंखों में हरी के लिए अब केवल सम्मान और कृतज्ञता थी। इस आदमी ने अपने पैर और अपना भविष्य कुर्बान कर दिया ताकि उसका बेटा जिंदा रहे। अंजलि ने पूछा, क्या तुम जानते हो इसके पीछे कौन था? हरी ने अंजलि की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, उस समय मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन बाद में मैंने उसे टीवी पर आपके साथ देखा। वो आपके पति का छोटा भाई करण है। और वही निशान वाला गुंडा उसका खास आदमी है। करण का नाम सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सगा देवर, जिसे आर्यन चाचू कहता था, वो आदमी जिसने आर्यन के गायब होने पर सबसे ज्यादा दुख का नाटक किया था। हरी ने एक और खुलासा किया कि 5 साल पहले अंजलि के पति की जो कार दुर्घटना हुई थी, वो भी एक अजादन मान के, जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। अंजलि सुन्न होकर बैठ गई
उसके पति का कत्ल हुआ था और बेटे को मारने की साजिश रची गई थी। ये सब करण और उसकी पत्नी का काम था। वे जहरीले सांप थे जिन्हें वो परिवार समझती थी। अंजलि का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटने वाला था। तभी वकील मेहरा अंदर आए और उन्होंने अंजलि को शांत किया। उन्होंने समझाया कि अभी पुलिस के पास जाना खतरनाक होगा क्योंकि करण बहुत शक्तिशाली है और वो सबूत मिटा सकता है। अंजलि को समझ आ गया कि उसे अब एक चतुर शिकारी बनना होगा। उसे अपने परिवार के न्याय के लिए खुद को तैयार करना था। उसने एक साहसी योजना बनाई। मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। मैं खुद उनके लिए एक ऐसा जाल बुनूंगी जहां वे खुद अपनी मौत का नाटक करेंगे। गट ऑफ फेट। वो फैसला तेजी से लिया गया था, लेकिन उसका बोझ हजारों टन के बराबर था। अंजलि वापस अस्पताल के उस कमरे में गई जहां हरी अब भी राजू के पास बेजान सा बैठा था। कमरे की हवा में हिचकिचाहट और सतर्कता भरी हुई थी और वो गरीब ड्राइवर अंजलि को देखकर थोड़ा दुबक गया। हरी का खुरदरा हाथ अनजाने में बच्चे के कंधे पर था, जैसे वो कोई ढाल हो। लेकिन इस बार अंजलि एक ऊंचे पद वाली चेयरपर्सन की तरह नहीं दिखीं। वो बिस्तर के पास गईं और हरी तथा बाहर खड़े वकील मेहरा की हैरानी के बीच अपनी घुटनों पर बैठ गईं। एक अरबपति महिला जो पूरे दक्षिण भारत के रसद उद्योग की मालिक थी, वो आज एक गरीब अपंग आदमी के सामने घुटनों पर थी। हरी घबरा गया और बोला, मैम, आप ये क्या कर रही हैं? कृपया खड़ी हो जाइए। अंजलि ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में अब व्यापारिक कठोरता नहीं, बल्कि एक कृतज्ञ मां के आंसू थे। उन्होंने कहा, हरी भाई, कृपया मुझे मना मत कीजिए। ये सदर्न लॉजिस्टिक्स की चेयरपर्सन नहीं, बल्कि एक माँ अंजलि झुक रही है। शुक्रिया, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए और अपना भविष्य कुर्बान कर उसे पालने के लिए। मैं पूरी जिंदगी आपकी कर्जदार रहूंगी। हरी पूरी तरह झेप गया, क्योंकि वो अपमान सहने का आदी था, सम्मान का नहीं। उसने हकलाते हुए कहा, मैम, ऐसा मत कहिए। मैंने तो बस इंसानियत के नाते उसे बचाया था। अंजलि उठी और दृढ़ता से बोली, लेकिन हरी भाई, आपकी इंसानियत पर अब दूसरों के लालच का खतरा है। जिन्होंने सालों पहले आप पर हमला किया, वे आज भी आजाद हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। अगर उन्हें पता चला कि आप और राजू जिंदा हैं, तो वे चुप नहीं बैठेंगे। काला पानी बस्ती अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए और मेरे साथ चलिए। मैं अपने पति की कसम खाकर कहती हूं कि मैं राजू को आपसे अलग नहीं करूंगी। अंजलि की आंखों में सच्चाई देखकर हरी ने अपना भविष्य उस महिला के हाथों में सौंप दिया। उसी रात उन्हें गुप्त रूप से शहर के बाहरी इलाके में स्थित मैंगो ऑर्चर्ड विला में भेज दिया गया, जो अंजलि ने एक दूर के रिश्तेदार के नाम पर खरीदा था। वो विला अब उनके परिवार का सुरक्षित किला बन गया था। शुरुआती दिन थोड़े संघर्षपूर्ण थे, क्योंकि राजू उस आलीशान घर की चकाचौंध से डरा हुआ था। उसे बिस्तर की नरमी में नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसे कीचड़ और तंगी की आदत थी। जब भी अंजलि उसके पास दूध या खिलौने लेकर जाती, राजू हरी के पीछे छिप जाता और उन्हें मैम कहकर पुकारता, जो अंजलि के दिल को चुभता था। अंजलि ने हार नहीं मानी और उन्होंने हरी से मां बनना सीखना शुरू किया। उन्होंने अपने कीमती सूट उतार दिए और घर के साधारण कपड़े पहनकर रसोई मैं हरी के निर्देशानुसार राजू की पसंद का खाना बनाना शुरू किया। हरी ने बताया कि राजू को पश्चिमी खाना पसंद नहीं है, उसे दाल चावल और तीखी मछली की कड़ी पसंद है। अंजलि ने धैर्य से सब सीखा और जब राजू ने उनके हाथ का बना खाना खाया तो अंजलि को लगा कि वे धीरे धीरे उसके दिल के करीब पहुंच रही हैं। इसी बीच बाहर की दुनिया में अंजलि ने एक खतरनाक योजना, डेथ वारंट शुरू की। उन्होंने अपने पुराने मित्र डॉक्टर वर्मा से संपर्क किया और एक फर्जी कैंसर रिपोर्ट तैयार करवाई। वर्मा पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने करण के अपराधों के बारे में सुना तो वे मदद के लिए तैयार हो गए। अंजलि ने कंपनी में नाटक शुरू किया। वो मीटिंग्स में अचानक बेहोश होने का और चीजें भूलने का नाटक करने लगीं। एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान वो अचानक फर्श पर गिर पड़ी और एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। ये खबर आग की तरह फैल गई कि अंजलि को लाइलाज बीमारी है। करण और उसकी पत्नी लीला बाहर से दुख दिखा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे जश्न मना रहे थे।
लीला बहुत शक्की थी, इसलिए उसने अंजलि पर 24 घंटे जासूस लगा दिए। अंजलि को ये पता था, इसलिए उन्होंने अस्पताल में फर्जी कीमोथेरेपी सत्र करवाए और जासूसों के सामने नकली खून की उल्टियां की। उन तस्वीरों को देखकर करण और लीला को यकीन हो गया कि अब अंजलि बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। करण ने अपनी जीत की खुशी में शराब पी और अंजलि के वफादार कर्मचारियों को निकालकर अपने गुंडों को कंपनी में भरना शुरू कर दिया। वे कंपनी का पैसा विदेशी खातों में भेजने लगे, ये न जानते हुए कि अंजलि ने हर जगह जासूसी कैमरे लगा रखे थे। वे अपने ही बुने जाल में फंस रहे थे, जबकि विला में अंजलि को हरी और राजू के साथ शांति मिल रही थी। हरी ने विला के पुराने लकड़ी के टुकड़ों से राजू के लिए एक झूला और लकड़ी के खिलौने बनाए। एक दोपहर जब अंजलि ने हरी को ऑपरेशन के लिए सिंगापुर ले जाने की बात कही तो हरी ने मना कर दिया और कहा कि बस राजू अपनी माँ के पास सुखी रहे, यही काफी है। तभी राजू दौड़ता हुआ आया और उसने अंजलि को परी मैम कहकर पुकारा और अपनी फटी पतंग ठीक करने को कहा। अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि राजू ने पहली बार उन्हें खुद के करीब आने दिया था। लेकिन ये शांति बहुत कम समय के लिए। खतरे का वो संदेश अंजलि शर्मा के लिए किसी मौत के, क्योंकि अंजलि के फोन पर सुरक्षा प्रमुख का संदेश आया कि करण अब पुरानी दुर्घटना की फाइलें दोबारा खुलवा रहा है। करण शायद सबूत मिटाना चाहता था या उसे हरी का सुराग मिल गया था। एक भयानक तूफान दस्तक दे रहा था जो इस शांत विला को तबाह करने वाला था। फरमान की तरह था जिसने उन्हें एक जीवन मरण के फैसले की ओर धकेल दिया। वो समझ गई थीं कि अब समय उनके पक्ष में नहीं है। यदि वो बीमार होने का नाटक जारी रखतीं तो वे गिद्ध उनके वार करने से पहले ही सच का पता लगा लेते। उन्हें तुरंत कदम उठाना था ताकि उन दुश्मनों को उस जाल में फंसाया जा सके जिसे उन्होंने पहले ही बिछा दिया था और उन्हें उनके अहंकार के बीच बेनकाब किया जा सके। अगली सुबह सदर्न लॉजिस्टिक्स समूह के मुख्यालय का माहौल बहुत भारी था। अंजलि वहां अपनी चिर परिचित दबंग छवि में नहीं, बल्कि एक व्हीलचेयर पर आई, जिसे एक नर्स बोर्डरूम की ओर ले जा रही थी। उनके चेहरे को मेकअप के जरिए बहुत कमजोर और पीला दिखाया गया था और उनकी आंखें बेजान लग रही थीं। उनके हाथ लगातार कांप रहे थे और कभी-कभी उनमें झटके आते थे जो गंभीर तंत्रिका संबंधी बीमारी का संकेत दे रहे थे। करण और लीला सामने की सीटों पर पहले से ही इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे अपनी भाभी के लिए दुखी होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वो शिकारी लालच साफ दिख रहा था जो अपनी मरती हुई शिकार को देख रहा हो। अंजलि ने बहुत धीमी और टूटती हुई आवाज में कहा, जैसे हर शब्द उनकी अंतिम शक्ति को निचोड़ रहा हो, कि अब उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है और डॉक्टरों के अनुसार उनके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। पूरा मीटिंग हॉल बिल्कुल शांत था और केवल एयर कंडीशनर की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ वफादार शेयरधारक अपनी आंखों के आंसू पोंछ रहे थे, जबकि करण के समर्थक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा का इंतजार कर रहे थे। अंजलि ने कुछ देर खांसा और फिर वकील मेहरा को एक मोटी फाइल मेज पर रखने का इशारा किया। उन्होंने हार मानने वाले अंदाज में कहा कि वो नहीं चाहती उनके जाने के बाद उनके पति की जीवन भर की मेहनत बेकार हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी सारी हिस्सेदारी और प्रबंधन का अधिकार भाई करण और भाभी लीला को सौंपने का फैसला किया है। करण खुशी के मारे लगभग उछल ही पड़ा था, लेकिन उसने खुद को रोका और नाटक करते हुए अंजलि का हाथ पकड़कर कहा कि आप बस आराम कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। अंजलि ने मना करते हुए कहा कि वो कल ही एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना चाहती हैं, जहां सार्वजनिक रूप से वसीयतनामा और सत्ता का हस्तांतरण किया जा सके। लीला ने तुरंत बीच में आकर मीठी आवाज में कहा कि वे सब कुछ बहुत भव्य तरीके से आयोजित करेंगे, जिसमें सभी बड़े मीडिया घरानों और भागीदारों को बुलाया जाएगा। करण और लीला गर्व के साथ हॉल से बाहर निकले और उन्हें पूरा यकीन था कि वे जीत चुके हैं और वो फौलादी महिला अब बीमारी के आगे घुटने टेक चुकी है। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंजलि की आंखों की चमक किसी तेज छुर्रे की तरह बदल गई थी। जबकि अंजलि कंपनी में अपना इस्तीफा देने का नाटक कर रही थी, मैंगो ऑर्चर्ड विला में अतीत के साथ एक और दौड़ चल रही थी। हरी को अंजलि की चेतावनी के बाद अपनी जान पर खतरा महसूस हो रहा था और वो विला में राजू को खेलते देख बहुत बेचैन थे।
तभी हरी को 5 साल पहले की उस रात की याद आई, जब उसने झाड़ियों के पीछे छिपकर अपने पुराने फोन से विक्रम को कार के ब्रेक काटते हुए रिकॉर्ड किया था। उसने तुरंत अपने पुराने सामान के थैले में हाथ डाला जो वो झुग्गी बस्ती से लाया था। उस फटे हुए थैले में कुछ पुरानी दवाइयां और फटे कपड़े थे, लेकिन उनके नीचे एक पुराना नोकिया फोन था जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। हरी ने उसे सालों तक अपने पास रखा था और गरीबी के बावजूद कभी उसे बेचा नहीं, क्योंकि वो उनके विवेक का एकमात्र प्रमाण था। हालांकि वो फोन पानी में गिरने की वजह से बहुत पहले खराब हो गया था। दोपहर को जब अंजलि गुप्त रूप से विला वापस आई तो हरी ने कांपते हाथों से वो फोन उन्हें दे दिया। अंजलि ने उस पुराने फोन को ऐसे हाथ में लिया जैसे वो कोई अरबों का खजाना हो। हरी ने पक्का किया कि उस वीडियो में विक्रम का चेहरा साफ था और करण के निर्देश देने की आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी। अंजलि ने बिना 1 सेकंड की देरी के शहर के सबसे बड़े साइबर विशेषज्ञ और हैकर को फोन किया और वो फोन सील करके उसे भेज दिया गया। आदेश साफ था कि अगली सुबह 8 बजे तक हर हाल मैं वो डेटा रिकवर होना चाहिए। समय तेजी से बीत रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल 20 घंटे बाकी थे। यदि उस पुरानी मेमोरी कार्ड से डेटा मिल गया तो वो करण के साम्राज्य के लिए आखिरी प्रहार होगा। शाम ढलते ही विला में शांति छा गई, लेकिन राजू, जिसे कई दिनों से विला के अंदर बंद रखा गया था, वो बहुत घुटन महसूस कर रहा था। उसे नदी के किनारे अपनी आज़ादी और दोस्तों की याद आ रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि आज हरी का जन्मदिन था और हर साल राजू अपने पिता के लिए चॉकलेट केक का एक टुकड़ा और मोमबत्ती खरीदता था। इस बार राजू ने अंजलि द्वारा दिए गए 50 रुपए निकाले और सुरक्षा कर्मियों की नजरों से बचकर बगीचे के पीछे वाले बरगद के पेड़ के सहारे दीवार लांघकर बाहर निकल गया। वो लगभग 500 मीटर दूर एक परचून की दुकान पर गया। दुर्भाग्य से वही बुराई अक्सर वहां छिपी होती है जहां हम कम उम्मीद करते हैं। उसी दुकान पर एक काली पिकअप वैन रुकी हुई थी और उसमें विक्रम बैठा था। वो लीला के आदेश पर अंजलि की तलाश में उसे लाके की रेकी कर रहा था। अचानक विक्रम की नजर एक दुबले पतले बच्चे पर पड़ी जो चॉकलेट केक खरीद रहा था। वो चेहरा और वो कद विक्रम को बहुत परिचित लगा। उसने अपनी यादों को खंगाला और उसे वो बच्चा याद आया जिसे उसने 9 साल पहले नदी में फेंका था। विक्रम ने देखा कि जब राजू मुड़ा तो उसकी गर्दन के पीछे एक छोटा सा लाल रंग का जन्म चिन्ह था। विक्रम के होश उड़ गए और उसने तुरंत अपनी गाड़ी उस बच्चे के पीछे लगा ली। उसने देखा कि वो बच्चा दीवार फांदकर एक आलीशान विला के अंदर घुस रहा है और वहां अंजलि के वकील मेहरा की गाड़ी खड़ी है। सारे बिखरे हुए टुकड़े जुड़ गए और विक्रम को समझ आ गया कि अंजलि कोई इलाज नहीं करा रही है, बल्कि अपने मृत माने गए बेटे को यहां पाल रही हैं। विक्रम ने तुरंत करण को फोन किया, जो उस समय शराब पीकर जश्न मना रहा था। जब करण ने सुना कि आर्यन जिंदा है तो उसके हाथ से शराब का गिलास गिरकर टूट गया। लीला ने फोन झपट लिया और विक्रम से पक्का करने को कहा। लीला को समझ आ गया कि अगर अगली सुबह अंजलि उस बच्चे के साथ सामने आ गई तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने विक्रम को आदेश दिया कि आज रात ही वो विला नक्शे से गायब हो जाना चाहिए। लीला ने पेट्रोल डालकर घर जलाने और सबको मार डालने का क्रूर आदेश दिया। विक्रम ने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत के बदले इस कत्लेआम के लिए हामी भर दी। रात होते ही विला पर सन्नाटा छा गया। अंजलि शहर में थी और विला में केवल हरी, राजू और 2 सुरक्षा गार्ड थे। विक्रम और उसके 4 गुंडे पेट्रोल के डिब्बे लेकर बगीचे के रास्ते अंदर घुसे। उन्होंने बिजली काट दी और कैमरों को निष्क्रिय कर दिया और दोनों गार्ड्स को पीटकर बेहोश कर दिया। विक्रम ने पूरे घर के चारों ओर पेट्रोल छिड़क दिया, खासकर दरवाजों और सीढ़ियों पर, ताकि कोई बाहर न निकल सके। उसने जिपो लाइटर चलाया और उसकी नीली लौ में उसकी आंखें हैवान की तरह चमक रही थीं। लाइटर गिरते ही पेट्रोल ने आग पकड़ ली और एक भयानक धमाका हुआ जिसने पूरे विला को हिला दिया। आग की लपटें किसी दैत्य की तरह घर को निगलने लगी और अंदर सो रहे हरी की नींद उस धमाके और धुएं की गंध से खुल गई। अब मौत के साथ उनकी सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली थी। हरी का सबसे बुरा सपना हकीकत बन चुका था। आग ने नीचे की मंजिल को पूरी तरह घेर लिया था और वो लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी।
जिससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया था। काला धुआं फेफड़ों को दबाने लगा था। हरी ने चीखते हुए राजू की ओर छलांग लगाई, जो डर के मारे बिस्तर पर दुबका हुआ था। हरी ने तुरंत बाथरूम से कंबल गीला किया और राजू को उसमें लपेट दिया। उसने राजू को अपनी पीठ पर कसकर पकड़ने को कहा और चिल्लाया कि किसी भी कीमत पर हाथ मत छोड़ना। हरी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे का दरवाजा खोला, जहां बाहर आग का तांडव मच रहा था। अपने अपंग पैर के साथ हरी के लिए एक एक कदम उठाना किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसकी पीठ पर उसका पूरा संसार था। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, छत की एक भारी लकड़ी जलकर उनके ऊपर गिरी। हरी ने राजू को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया और वो जलता हुआ शहतीर हरी की पीठ पर लगा। हरी की त्वचा जलने लगी और वो दर्द से चीख उठा, लेकिन राजू के रोने की आवाज ने उसे होश में रखा। वो उसे लेकर बाथरूम में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया, जहां उसने तापमान कम करने के लिए सारे नल खोल दिए। खिड़की से नीचे जमीन की दूरी 4 मीटर थी। हरी ने बाथरूम के शावर और नलों की पाइप को तोड़कर एक रस्सी बनाई और राजू को उसे बांधकर धीरे धीरे नीचे उतारा। उसने राजू से वादा किया कि वो पीछे ही आ रहा है। जैसे ही राजू के पैर जमीन पर पड़े, हरी ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी झाड़ियों से विक्रम और उसके गुंडे बाहर निकल आए। राजू डर के मारे वहीं जम गया। हरी ने अपनी जान की परवाह किए बिना खिड़की से नीचे छलांग लगा दी और सीधे एक गुंडे के ऊपर गिरा। उसका पहले से टूटा हुआ पैर फिर से टूट गया और वो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसने गुंडे का पैर मजबूती से पकड़ लिया और राजू को भागने के लिए चिल्लाया। विक्रम ने हरी की जल चुकी पीठ पर डंडे से वार किया। जैसे ही वो हरी के सिर पर वार करने वाला था, एक गोली की आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। अंजलि द्वारा भेजी गई विशेष सुरक्षा टीम वहां पहुंच गई थी और उन्होंने गुंडों को दबोच लिया। अंजलि भी वहां पहुंची और उन्होंने जलते हुए घर के सामने जमीन पर अधमरे हरी और रोते हुए राजू को देखा। हरी ने अंजलि को देखकर केवल इतना कहा कि राजू ठीक है और उसने अपना वादा निभाया। अंजलि का दुख अब ठंडे और नुकीले गुस्से में बदल गया था और उन्होंने आदेश दिया कि इन गुंडों को पुलिस को देने के बजाय मेरे गुप्त बेस पर ले जाओ और करण को लगने दो कि वो जीत गया है। वो उन पापियों को उनकी जीत के शिखर से नरक की गहराइयों में गिराना चाहती थी। मुंबई के एक आलीशान होटल के भव्य हॉल में वो ऐतिहासिक क्षण आ गया था, जिसके लिए करण और लीला ने सालों से साजिशें रची थीं। हॉल पत्रकारों की भीड़ और कैमरों की रोशनी से जगमगा रहा था। मंच पर एक बड़ा बैनर लगा था, जिस पर सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की गई थी। करण ने जीत की मुस्कान के साथ माइक संभाला और अंजलि के स्वास्थ्य के बारे में झूठी सहानुभूति दिखाई। तभी हॉल के दरवाजे खुले और अंजलि शर्मा को व्हीलचेयर पर अंदर लाया गया। वो बहुत कमजोर और असहाय दिख रही थीं। जैसे ही वकील ने हस्तांतरण के कागजात अंजलि के सामने रखे, हॉल में सन्नाटा छा गया। करण ने पेन अंजलि के हाथ में दिया, लेकिन तभी अंजलि ने अपना सिर उठाया और उनकी आंखों में वो पुरानी चमक लौट आई। वो धीरे से व्हीलचेयर से खड़ी हुई गईं और उन्होंने अपने हाथ से पट्टियां हटा दी। करण के होश उड़ गए। अंजलि ने मंच पर लगे प्रोजेक्टर की ओर इशारा किया और स्क्रीन पर हरी के फोन से निकाला गया वो वीडियो चलने लगा। उसमें करण विक्रम को पैसे देते हुए और आर्यन को नदी में फेंकने का आदेश देते हुए साफ दिख रहा था। इसके बाद वो वीडियो भी चला जिसमें विक्रम ने अंजलि के पति के ब्रेक काटे थे। पूरा हॉल शोर से भर गया और पुलिस की टीम ने तुरंत मंच को घेर लिया। अंजलि ने गरजते हुए कहा कि आज तुम्हारा अंत है करण। पुलिस ने करण और लीला को गिरफ्तार कर लिया और विक्रम ने भी सबके सामने अपने गुनाह कबूल कर लिए। लीला की चीखें और करण की गिड़गिड़ाहट किसी काम नहीं आई। अंजलि ने अपनी 9 साल की पीड़ा को एक शांत गरिमा में बदल दिया था। कुछ महीनों बाद मुंबई के समुद्र तट पर शाम की सुनहरी धूप फैली हुई थी। अंजलि और हरी रेत पर बैठे थे, जबकि राजू, जो अब आर्यन के रूप में अपनी असली पहचान पा चुका था, हवा में अपनी रंगीन पतंग उड़ा रहा था। हरी का सफल ऑपरेशन हो चुका था और वो अब धीरे धीरे लाठी के सहारे चलने लगे थे। अंजलि ने हरी की ओर देखकर कहा कि आपने मेरे बेटे को पालकर मुझे जो उपहार दिया है, उसका मोल मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी।
हरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैम, राजू ने मुझे जीने की वजह दी थी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। राजू दौड़ कर आया और अंजलि को मां पुकारते हुए उनके गले लग गया और उसने हरी का हाथ भी थाम लिया। अंजलि ने महसूस किया कि बुराई चाहे कितनी भी ऊंची मीनार बना ले, वो न्याय की नींव के सामने कभी टिक नहीं सकती। कर्म का न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन वो अचूक होता है। अंजलि का परिवार अब पूरा था और उनके जीवन में फिर से खुशियों की रोशनी लौट आई थी। बुराई करने वाले अपने ही जाल में फंस गए, जबकि सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम की जीत हुई। करण और लीला की गिरफ्तारी के बाद मुंबई का वो आलीशान होटल जैसे एक युद्ध के मैदान में बदल गया, जहां सच्चाई की जीत हुई थी और झूठ की दीवारें ढह चुकी थीं। अंजलि शर्मा ने अपनी व्हीलचेयर को पीछे छोड़ते हुए अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन किया और ये साबित कर दिया कि एक मां की ममता और उसका संकल्प दुनिया की किसी भी साजिश से बड़ा होता है। अगले कुछ हफ्तों तक ये खबर पूरे देश की सुर्खियों में छाई रही कि कैसे सदन लॉजिस्टिक्स के चेयरपर्सन ने अपने ही परिवार के गद्दारों को बेनकाब किया और अपने 9 साल पहले खोए हुए बेटे को वापस पाया। करण और लीला को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया, जहां वे अब अपने किए की सजा भुगत रहे थे। विक्रम, जिसने सालों तक अपराध की दुनिया में करण का साथ दिया था, उसने भी अपनी जान बचाने के लिए सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर लिया और करण के खिलाफ वे सारे सबूत दे दिए जो उसे उम्र कैद दिलाने के लिए काफी थे। जेल की उन सलाखों के पीछे करण और लीला के पास अब केवल पछतावा और अंधेरा था। उधर मैंगो ऑर्चर्ड विला, जिसे आग लगाकर राख करने की कोशिश की गई थी, उसे अंजलि ने फिर से एक नए और सुंदर रूप में बनवाया। लेकिन इस बार वो केवल एक बंगला नहीं बल्कि एक आशा गृह बन गया था। अंजलि ने अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा उन बच्चों के लिए दान कर दिया जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है। राजू, जो अब फिर से आर्यन बन चुका था, धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों हो और अपनी नई पहचान को अपनाने लगा था। वो अब फटे पुराने कपड़ों में नहीं बल्कि रेशमी कुर्ते और पायजामे में अंजलि के साथ बैठता था, लेकिन उसकी सादगी और विनम्रता आज भी वैसी ही थी जैसी हरी ने उसे सिखाई थी। हरी, जिसे अंजलि ने अपने बड़े भाई का दर्जा दिया था, उसका इलाज सिंगापुर के बेहतरीन अस्पताल में हुआ। हालांकि उसके पैर को पूरी तरह से पहले जैसा नहीं किया जा सका, लेकिन वो अब एक आधुनिक कृत्रिम पैर के सहारे बिना किसी की मदद के चल सकता था। अंजलि ने हरी को अपनी कंपनी में एक सम्मानित सलाहकार और सुरक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, क्योंकि वे जानती थीं कि हरी जैसा वफादार और निस्वार्थ इंसान ढूंढना नामुमकिन है। एक सुनहरी शाम को जुहू बीच की लहरों के किनारे अंजलि आर्यन और हरी के साथ टहल रही थीं। आर्यन हाथ में एक बड़ी और रंगीन पतंग लिए दौड़ रहा था, जिसे उड़ाने में हरी उसकी मदद कर रहे थे। आर्यन ने जैसे ही आसमान की ओर देखा, उसकी पतंग ऊंचाइयों को छू रही थी और वो चिल्लाकर बोला, देखो माँ, मेरी पतंग सबसे ऊपर है। अंजलि की आंखों में गौरव और सुख के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि ये कहानी सिर्फ एक बच्चे के मिलने की नहीं है, बल्कि ये कर्मों के उस चक्र की कहानी है जो कभी अधूरा नहीं रहता। इस दुनिया में अक्सर ऐसा लगता है कि बुराई जीत रही है और अच्छाई को हारना पड़ रहा है, लेकिन सत्य ये है कि न्याय का पहिया धीरे चलता है, पर वो हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है। अंजलि ने आर्यन को गले लगाया और हरी की ओर देखकर मुस्कुराई, क्योंकि उन्होंने न केवल अपना बेटा वापस पाया था, बल्कि एक नया परिवार और जीवन जीने का एक नया नजरिया भी पाया था। उन्होंने समझ लिया था कि असली दौलत वो नहीं है जो बैंक के खातों में जमा होती है, बल्कि वो दुआएं और वो प्यार है जो हम दूसरों की मदद करके कमाते हैं। वो छोटा सा भिखारी बच्चा जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, आज एक साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, और वो अपंग ड्राइवर जिसे सबने लाचार समझा था, आज एक रक्षक के रूप में खड़ा था। ये जीवन एक नदी की तरह है, जहां गंदगी अक्सर सतह पर चमकती है, लेकिन कीमती मोती हमेशा गहराई में और सादगी में छिपे होते हैं।
करण और लीला जैसे लोग भले ही रेशमी लिबास पहन लें, लेकिन उनकी आत्मा की कालिमा कभी नहीं छुप सकती। जबकि हरि जैसे लोग भले ही धूल से सने हों, उनकी आत्मा की सुगंध पूरे संसार को महकाती है। आसमान में उड़ती वो पतंग इस बात का प्रतीक थी कि जब तक विश्वास की डोर मजबूत है और नीयत साफ है, तब तक कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। कर्म का नियम अटल है, जो बोओगे वही काटोगे। और आज अंजलि के आंगन में प्यार और न्याय की फसल लहलहा रही थी। इसी के साथ ये कहानी अपने सुखद अंत पर पहुंचती है, जहां अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। मुंबई, इस कहानी का हर एक पात्र हमें जीवन का एक बहुत बड़ा और गहरा पाठ पढ़ाता है, जहां अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है। करण और लीला ने अपनी आंखों पर लालच और सत्ता की ऐसी पट्टी बांध रखी थी कि उन्हें अपने ही परिवार के मासूमों का दर्द दिखाई देना बंद हो गया था। उन्हें लगा कि वे अपनी चालाकी और धन के बल पर प्रकृति के नियमों को धोखा दे सकते हैं और एक निर्दोष बच्चे का जीवन छीनकर सुखी रह सकते हैं। लेकिन वे ये भूल गए थे कि ब्रह्मांड का न्याय बहुत सूक्ष्म और अचूक होता है। आज वे जेल की उन सलाखों के पीछे अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं, जहां ना उनका पैसा काम आ रहा है और ना ही उनका अहंकार। जेल की काल कोठरी में जब वे अकेले होते होंगे, उन्हें वो खौफनाक रात और उस मासूम आर्यन की चीखें जरूर सुनाई देती होंगी, जिसे उन्होंने बहती नदी में मरने के लिए छोड़ दिया था। अंजलि शर्मा ने अपनी जीत को केवल प्रतिशोध तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इसे एक नई शुरुआत का जरिया बनाया। उनके द्वारा स्थापित आशा गृह आज उन हजारों बेसहारा बच्चों के लिए एक वरदान बन गया है, जो कभी सड़कों पर राजू की तरह संघर्ष कर रहे थे। वहां बच्चों को न केवल भोजन और शिक्षा मिलती है, बल्कि उन्हें वो प्यार और सम्मान भी मिलता है जिसके वे हकदार हैं। आर्यन, जो अब अपनी मां के सानिध्य में एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, उसके मन में आज भी वही सरलता है जो उसने हरि के साथ उन तंग गलियों में सीखी थी। वो जानता है कि असली अमीरी कपड़ों या महलों में नहीं, बल्कि एक साफ दिल और दूसरों की मदद करने में होती है। हरि, जिसे समाज ने एक अपंग और मामूली ड्राइवर समझकर ठुकरा दिया था, आज अंजलि के परिवार का सबसे मजबूत स्तंभ है। उसकी निस्वार्थ सेवा और बलिदान ने ये साबित कर दिया कि इंसान के शरीर की अक्षमता उसकी आत्मा की महानता को कभी कम नहीं कर सकती। हरि की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की जान बचाते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। ये पूरा घटनाक्रम हमें याद दिलाता है कि जीवन में समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपनी इंसानियत और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे द्वारा किया गया हर एक छोटा अच्छा कार्य भविष्य में एक विशाल वृक्ष की तरह फल देता है, जबकि हमारे बुरे कर्म हमारे विनाश की नींव रखते हैं। अंजलि की अटूट ममता और हरि का त्याग इस बात का प्रमाण है कि प्रेम और करुणा ही वे शक्तियां हैं जो मृत्यु पर भी विजय पा सकती हैं। आशा है कि आर्यन और अंजलि के इस मिलन ने और करण के पतन ने आपके मन में भी कर्म के प्रति विश्वास को और गहरा किया होगा। आप जहां भी रहें और जिस भी हाल में रहें, हमेशा दूसरों के प्रति दया का भाव रखें, क्योंकि आपके अच्छे कर्म ही आपकी असली संपत्ति और पहचान है। जीवन के इस भागदौड़ में कभी भी ये ना भूलें कि ऊपर वाले की नजर हम सब पर है और वो हर एक आंसू और हर एक मुस्कान का हिसाब रखता है। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे और आप हमेशा सच्चाई और न्याय की राह पर अग्रसर रहें। बैंकॉक मुंबई के सबसे व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए सरबपति बच्चे का रहस्य और ममता की जीत। कुडहेंग के कम। मुंबई के शोर शराबे और भीड़भाड़ वाले चौराहों के बीच छिपी ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने खोए हुए बेटे को पाने के लिए पूरी दुनिया से लोहा ले लिया। अंजलि शर्मा, जो एक बड़ी कंपनी की मालकिन है, जब एक दिन कार की खिड़की से एक धूल से सने भिखारी बच्चे की आंखों में अपने मृत पति की झलक देखती हैं, तो उनकी ममता जाग उठती है। उन्हें ये नहीं पता था कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा आर्यन है,
जिसे 9 साल पहले एक भयानक साजिश के तहत उनसे छीन लिया गया था। ये कहानी विश्वासघात, हिम्मत और कर्म के न्याय की एक अद्भुत मिसाल है, जहां अपनों ने ही संपत्ति के लिए खूनी खेल खेला। देखिए कैसे एक नेक दिल और अपंग ड्राइवर हरि ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस मासूम को बचाया और उसे 9 साल तक पाला। अंजलि ने अपनी बुद्धिमानी से उन गद्दारों को बेनकाब किया जिन्होंने उसके सुखी परिवार को उजाड़ा था। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, वो ऊपर वाले के न्याय और अपने कर्मों के फल से कभी नहीं बच सकता। सच्चाई की इस जीत को अंत तक देखें और महसूस करें कि ममता की शक्ति के आगे हर बुराई घुटने टेक देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन एक नदी की तरह है, जहां कभी कभी गंदगी ऊपर तैरती है, लेकिन कीमती मोती गहराई में ही छिपे होते हैं। करण और लीला जैसे लोग भले ही आलीशान महलों में रहें, लेकिन उनकी आत्मा अंधेरी और खोखली होती है, जबकि हरि जैसे लोग भले ही गरीबी में जिएं, उनकी इंसानियत ही उनकी असली दौलत है। अंत में न्याय की ही जीत होती है, क्योंकि प्रकृति का नियम अटल है। คอมเมนต์บอกเล่าความรู้สึกหรือข้อคิดที่ได้กันได้นะ และหากคุณมีเรื่องราวที่น่าสนใจหรือประสบการณ์ชีวิตที่อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สามารถพิมพ์เล่าเรื่องของคุณไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ